गुड मॉर्निंग बच्चों। ईथर का इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं, नोमेनक्लेचर देख चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ईथर, यानी कि ईथर का फॉर्मेशन किन किन विधियों के द्वारा किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट मेथड अपन डिस्कस करने वाले हैं लेबोरेटरी मेथड, यानी कि प्रयोगशाला विधि। इसका अपरेटस पूरा किस प्रकार से सेटअप होता है ये मैंने बोर्ड पे शो कर रखा है। बट सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि इस मेथड में जो रॉ मटेरियल काम में लिया जाता है, या मैं कहूँ जो इंग्रेडिएंट काम में लिया जाता है, रिएक्टेंट काम में लिया जाता है, वो कौन सा होता है। देखिए, एक तो इसमें काम में लेते हैं हम एथेनॉल। एथेनॉल जो फर्स्ट यहाँ पे केमिकल काम में ले रहे हैं, अपन रिएक्टेंट काम में ले रहे हैं, वह है एथेनॉल। और सेकंड है H2SO4, H2SO4 कॉन्सनट्रेट, यानी सांद्र H2SO4। इन दो रिएक्टेंट को काम में लेके हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, इस फॉर्मेशन में जो रिएक्शन की बेसिक थीम होती है वह क्या रहती है, मैं आपको याद दिला दूं। हमने अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में डिहाइड्रेशन पढ़ा था, निर्जलीकरण पढ़ा था, और वहां पे अपन ने कहा था कि एथेनॉल को अगर 413 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया जाए तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, और यदि इसे 443 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म किया जाए तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। यानी कि एथेनॉल और कॉन्सनट्रेट H2SO4 के बीच में जो रिएक्शन होती है, दैट रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, यानी वह रिएक्शन ताप पे निर्भर करती है। तो यहाँ पे भिन्न भिन्न टेम्परेचर पर भिन्न भिन्न प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करी जाए कि अगर अपने को ईथर फॉर्म करना है तो ईथर फॉर्म करने के लिए टेम्परेचर रखेंगे 413 केल्विन। ये आपको ध्यान में रखना, 413 केल्विन ताप पे ईथर का निर्माण होगा। रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन की जो थीम है वो क्या है, देखिए। आप लेंगे एथेनॉल, ओके, दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल। नाउ वी टेक सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एथेनॉल, ओके, एंड टेम्परेचर 430, कॉन्सनट्रेट H2SO4, और प्रोडक्ट बनेगा। देखिए, इस तरह से याद रखेंगे, इसमें से ये H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया तो प्रोडक्ट बनेगा। इसको मैं क्लोज कर रहा हूं, ये मेथड बाद में डिस्कस करेंगे। OCH2 CH3 जैसा दिख रहा है वैसा लिख दीजिए, CH3 CH2O, CH3 CH2O, ये बाहर निकल गया तो फिर CH2 CH3 ईथर बन गया प्लस H2O। ठीक है, लेबोरेटरी में ये रिएक्शन किस प्रकार से फॉर्म होती है ये मैं आपको बता देता हूं। इस रिएक्शन कैसे टेक प्लेस होती है, देखिएगा। यहां पे एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि एथेनॉल के का जहां अनुपात 2 रहता है तो कॉन्सनट्रेट H2SO4 का 1 अनुपात काम में आता है। यानी आप जितना H2SO4 लोगे उसका डबल आपको एथेनॉल लेना होगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने 2 आयतन एथेनॉल ले रखा है तो आपको 1 आयतन कॉन्सनट्रेट H2SO4 लेना होगा। ठीक है, कैसे होती है रिएक्शन, देखिए। सबसे पहले पहला मॉलिक्यूल है ये एथेनॉल का, ठीक है। इसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ होती है। H2SO4 को यूं लिख दूं मैं, HHSO4, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे, 337 केल्विन पे, 337 केल्विन पे रिएक्शन होती है। यहां पे बाहर क्या निकल जाएगा, H2 माइनस H2, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का यहां पे निर्माण होगा। ठीक है, एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट क्या बना, देखिए, CH3 CH2 HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, अब यह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट दूसरे अल्कोहल के अणु के साथ में क्रिया करने वाला है। कैसे क्रिया करता है देख लेते हैं हम इसे। देखिए, इसको मैं लिख दूं CH3 CH2 HSO4, जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म हुआ है उसको यहाँ पे मैंने शो कर दिया है। ओके, अभी इसकी रिएक्शन दूसरे एथेनॉल अणु के साथ रिएक्शन कराएं। एथेनॉल को समझने के लिए मैं यूं लिख सकता हूं
लिख सकता हूं ना, ये लो मैंने ये लिख दिया एथेनॉल। और अब ये रिएक्शन होगी 413 केल्विन ताप पर, 413 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। तो देखिएगा क्या होगा, ये HSO4 और ये H वापस क्या बना लेगा, H2SO4। किसका फॉर्मेशन कर लेगा, H2SO4, यानी बाहर निकल जाएगा H2SO4 और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2OCH2CH3 ईथर, डाई एथिल ईथर। किसका फॉर्मेशन होगा, डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होगा, जो कि आपके सामने है। दिस इज द रिएक्शन दे आर टेक प्लेस ऑन दिस लेबोरेटरी मेथड। देख लीजिए इसे ध्यान से। ओके तो क्या हुआ यहां पे, देखिए आप सबसे पहले आपने यहां पे सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि 2 आयतन अगर अल्कोहल यूज होगा तो 1 आयतन सल्फ्यूरिक एसिड यूज होगा। तो यहां पे देखिए एथेनॉल के कितना मॉलिक्यूल यूज कर रहे हो, 2 आयतन, 1 2, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड कितना यूज हो रहा है, 1 ही यूज हो रहा है, H2SO4। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे पहले एथेनॉल ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करा, ये H2O रिलीज हो गया, बना क्या, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ने फिर से एथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करा, इसने क्या फॉर्म कर लिया, H2SO4 और प्रोडक्ट बन गया डाई एथिल ईथर। ठीक है, तो ये आपके लेबोरेटरी मेथड में जो आरबीएससी की बुक में रिएक्शन दी हुई है, ये वाली रिएक्शन है। अगर एग्जाम में प्रयोगशाला विधि पूछता है तो आपने ये रिएक्शन लिखनी है। केमिस्ट्री की बेसिक थीम है, आप जितना डायग्राम बनाते हो, जितना रिएक्शन लिखते हो, वो उतना ही आंसर डोमिनेंट होता है, बजाय आप टिपिकल थ्योरी लिखते हो उसके कंपैरेटिव। थ्योरी भी जहां पे नीड है लिखनी होती है, बट रिएक्शंस अगर किसी भी टॉपिक से रिलेट करती है तो वहां पे आप रिएक्शन पुट करेंगे। रिएक्शंस का नाम ही केमिस्ट्री है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन आपने लिखनी होती है। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म हालांकि बुक में नहीं है, आप एग्जाम में नहीं भी, अगर बोर्ड्स के एग्जाम में नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, बट मैकेनिज्म होती कैसे ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पे देखिएगा मैकेनिज्म कैसे होती है। मैकेनिज्म ध्यान दें, सबसे पहले अपन ने H2SO4 ले रखा है, दिस इज H2SO4, किसमें टूटेगा ये, H+ एंड HSO4-। सबसे पहले अपन एथेनॉल का एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, CH3CH2OH। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, क्या इस ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है क्या, बिल्कुल है। इस पे अटैक कौन करने वाला है, H+। H+ अटैक कहां करेगा, लोन पेयर पे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सोनियम, CH3CH2OHH। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक बात है, ओके। अभी ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन क्या करने वाला है, H2 इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। ऑक्सीजन H2 यहां से बाहर छोड़ के निकल लेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बात कर लेगा कि चलें क्या, इन्होंने बोल दिया हाँ चलते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले पूरे के पूरे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके और रवाना हो देगा। यानी यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, H2O, और हमें क्या बनेगा यहाँ पे, CH3CH2+। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अभी देखिएगा CH3CH2+ पर अटैक करेगा एथेनॉल का दूसरा अणु, जो आपने दूसरा एथेनॉल ले रखा है वो अटैक करेगा। का ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, यहाँ पे CH2 के पास में क्या है, प्लस है, तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और क्या बनता है यहाँ पे देखिए, CH3CH2, ये लिख रहा हूं मैं, CH3CH2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये मैंने इस वाला एल्कोहल के अणु को लिखा है। ठीक बात है। अब इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ में कौन बॉन्ड बना रहा है, कार्बन बॉन्ड बना रहा है, तो क्या बन जाएगा, CH2CH3। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके। अभी देखिए यहां पे क्या फॉर्म हुआ था, H+ तो यहां यूज हो गया था। अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां ऊपर जाएगा और बाहर क्या निकलेगा, यहां पे H+, तो HSO4-।
H प्लस क्या करेगा, बाहर निकल के इस HSO4 माइनस के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, H2SO4, और ये बॉन्ड चला गया ऑक्सीजन पे तो क्या फॉर्म होगा, CH3 CH2O CH2 CH3 और साथ में प्लस H2SO4 H2SO4। दिस इज मैकेनिज्म। ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है, ये इसकी मैकेनिज्म है। बोर्ड्स में अगर आता है तो कोई जरूरत नहीं है आपको मैकेनिज्म लिखने की, आपके सेल्फ नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन इसको कर दिया है। बोर्ड्स में आपको क्या लिखनी है, इसकी जो मैंने पहली रिएक्शन लिखी थी वो लिखनी है, उसके पश्चात इसका डायग्राम बनाना है और डायग्राम बना के फिर इसका मेथड लिखना है कि किस प्रकार से ये जो विधि है उसमें ईथर फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे इस मैकेनिज्म को एक बार देख लें आप लोग। H2SO4 टूटा H प्लस और HSO4 माइनस में, एक एथेनॉल का अणु H प्लस को एक्सेप्ट करा ऑक्सीजन ने लोन पेयर से, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, H2 यहाँ से बाहर निकला, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज कार्बन कहाँ पे जुड़ रहा है, दूसरे एथेनॉल के ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। ऑक्सीजन पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, बाहर क्या निकलेगा H प्लस यहाँ पे जो बाहर निकलेगा वो HSO4 माइनस से क्रिया करके फिर से क्या बना लेगा, H2SO4, यानी कैटालिस्ट यहाँ पे फिर से आपको प्राप्त हो जाता है रिएक्शन के एंड में, ठीक है। इसकी अभी आप प्रोसेस देखिए किस विधि में होता है क्या है। देखिए इसमें ईथर का फॉर्मेशन किया जाता है डिस्टिलेशन मेथड से। यहाँ पे एक आसवन फ्लास्क है, इस आसवन फ्लास्क में हमने अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है। यहाँ पे जितना अल्कोहल है उसका आधा सल्फ्यूरिक एसिड, या मैं कहूँ जितना सल्फ्यूरिक एसिड है उसका दुगना हमने यहाँ पे अल्कोहल ले रखा है, यानी एक आयतन सल्फ्यूरिक एसिड का है तो 2 आयतन अल्कोहल ले रखा है इस आसवन फ्लास्क में। इस आसवन फ्लास्क को हमने ऊष्मक के ऊपर रख रखा है और इसके नीचे हमने एक बर्नर लगा दिया है। क्या लगा दिया है नीचे, इसके एक बर्नर लगा दिया है इसको हीट देने के लिए, ठीक है। ये बर्नर लगा दिया है इसको हीट देने के लिए। इसे भी मैं बता दूं क्या है, ये है बालू ऊष्मक, ठीक है। एक आसवन फ्लास्क है, आसवन फ्लास्क में 2 आयतन अल्कोहल है, 1 आयतन सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको बालू ऊष्मक के ऊपर रखा हुआ है, नीचे बर्नर लगाया हुआ है, इससे इसको हीट देंगे। इस फ्लास्क में एक बिंदुपाती कीप डाली हुई है जिसमें अपन अल्कोहल डालते हैं टाइम टू टाइम, इसमें क्या डालते रहते हैं, अल्कोहल, ठीक है, ओके। अब इसी फ्लास्क में हमने लगा रखी है एक निकास नली, निकास नली के ऊपर संघनित्र लगा हुआ है, जल संघनित्र, यानी यहाँ पे जो वेपर बनेगी उस वेपर को वापस द्रव में संघनित करने के लिए यहाँ पे आपने संघनित्र लगा रखा है। ये ग्राही है, एक्सेप्टर है, जिसमें यहाँ पे संघनित्र में जो द्रव संघनित होगा वो इस ग्राही में इकट्ठा हो जाएगा। ग्राही को आपने बर्फ में रख रखा है। अपरेटस आ गया समझ में, आसवन जो विधि होती है यही विधि काम में लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे अल्कोहल और H2SO4 को गर्म करेंगे तो ईथर का फॉर्मेशन होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा, ईथर वाष्प बनेगी और ईथर वाष्प को यह संघनित्र संघनित कर देगा। संघनित होने के पश्चात ईथर जाकर इस ग्राही में इकट्ठा हो जाएगा। बट इस ग्राही में जो द्रव पहुंचा है उस द्रव में ईथर तो है, पर ईथर के साथ में इसमें एथेनॉल भी प्रेजेंट है, इसमें SO2 भी प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड, ईथर भी प्रेजेंट है, एथेनॉल भी प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है और वाटर जल भी प्रेजेंट है। इन्हें अपने को क्या चाहिए, केवल ईथर चाहिए, तो क्या करना होगा, एथेनॉल, SO2 और वाटर को इसमें से हटाना होगा। इसके हटाने के लिए हम एक पृथककारी कीप लेते हैं। पृथककारी कीप क्या होती है, इस तरह की एक कीप होती है जिसमें टूंटी लगी हुई रहती है, एक टेप लगी रहती है, स्टॉप कोक, इस तरह से। इसमें अपन ये पूरा का पूरा मिश्रण डालते हैं और इसमें साथ में क्या मिलाते हैं, इसमें NaOH मिलाते हैं। NaOH जब मिलाते हैं तो इस विलयन में उपस्थित SO2,
क्योंकि NaOH एक बेस है, SO2 एसिडिक नेचर का है, तो NaOH और सल्फर डाइऑक्साइड करके यहां पर इस कीप के निचले तल पर एकत्र हो जाते हैं। SO2 और NaOH कहाँ एकत्र हो जाते हैं? निचले तल पर एकत्र हो जाते हैं। स्टॉप कॉक को खोला जाता है और सावधानी से इस पूरे द्रव को अलग कर दिया जाता है। इस प्रकार से यहाँ से SO2 अलग हो जाती है। पृथककारी कीप में आपने सॉल्यूशन लिया, क्या मिलाया? NaOH। NaOH ने SO2 से क्रिया करी, ये एसिडिक नेचर का, ये बेस है, तो कहाँ इकट्ठा हो गया? निचले तल पे इकट्ठा हो गया। आपने स्टॉप कॉक को खोला और बाहर निकाल दिया। अब आपके पास में जो द्रव बचा है उसमें है एथेनॉल और वाटर। इन्हें हटाने के लिए आप यहां पे यूज करेंगे CaCl2 और वाटर। ध्यान दें, वाटर क्या करेगा? एथेनॉल को यहां से हटा देगा। वाटर क्या करेगा? एथेनॉल को हटा देगा। अब जो यहां पे शेष वाटर बचा है उस वाटर को हम CaCl2 से हटा देते हैं। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एक अच्छा अवशोषक होता है और अच्छा अवशोषक होने के कारण जो यहाँ इस मिश्रण में शेष वाटर बचा है उसको यहाँ से CaCl2 हटा देता है। ध्यान दें, SO2 को किसने हटाया? NaOH ने। एथेनॉल को कौन हटा रहा है? वाटर। और जो वाटर जो बच गया उस वाटर को कौन हटा रहा है? CaCl2। 2 आयतन एल्कोहल, 1 आयतन सल्फ्यूरिक एसिड, हीट दी, 413 केल्विन टेम्परेचर पे ईथर की वेपर बनी। उस वेपर को इस संघनित्र ने संघनित करा, ग्राही में इकट्ठी हो गई। ग्राही में ईथर के साथ साथ एथेनॉल भी है, SO2 भी है और वाटर भी है। SO2 को हटाने के लिए क्या काम में लिया? NaOH। एथेनॉल को हटाने के लिए वाटर, और वाटर को हटाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड। और इस प्रकार से आपको ईथर यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इस रिएक्शन को देख के ये लगता है कि इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड आपने जितना लिया है वह इस रिएक्शन के लिए पर्याप्त होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जितना हमने लिया है वह इस रिएक्शन के लिए पर्याप्त होता है, बट सल्फ्यूरिक एसिड इस मेथड में और मिलाना पड़ता है। क्यों मिलाना पड़ता है? उस क्यों का कारण हम ढूंढते हैं। देखिए, एक तो इस रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है? H2O फॉर्मेशन के कारण यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड तनु हो जाता है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड जितना लिया, हालांकि बन रहा है बट फिर भी आपको सल्फ्यूरिक एसिड और नीड पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ पे H2O यूज किया जा रहा है और इस H2O के कारण सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे और मिलाना होता है इस H2O के कारण। ठीक है, इसके अलावा कुछ सल्फ्यूरिक एसिड एथेनॉल का ऑक्सीकरण कर देता है। कुछ सल्फ्यूरिक एसिड एथेनॉल का ऑक्सीकरण कर देता है। अब एथेनॉल का ऑक्सीकरण करा है तो खुद का क्या हो जाता है? अपचयन। भाई यहाँ पे जो हमने SO2 लिखी है ना, इसी का जवाब है। ये SO2 कहां से आई? सल्फ्यूरिक एसिड ने एथेनॉल का ऑक्सीकरण करा तो खुद का क्या हो गया? अपचयन। अपचयन किसमें हुआ? SO2 में। तो कुछ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे SO2 के रूप में अपचयित हो चुका है। यानी हमें समय समय पर इस मेथड में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना पड़ता है। ठीक है, ये इसका पूरा लेबोरेटरी मेथड। आगे हम बात करते हैं इसकी इंडस्ट्रियल मेथड के बारे में। देखिएगा, इंडस्ट्रियल मेथड क्या है। थीम यही रहेगी इंडस्ट्रियल मेथड की भी। पूरा सेटअप आपके सामने है। देखिए, यहां पे आपको एक स्तंभ दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं ईथर भबका। इस ईथर भबका में क्या डाला जाता है? एथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड। ईथर भबका में क्या डाला है? एथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड। इस ईथर भबका में ये कुंडलियां लगी हुई है। इन कुंडलियों में भाप प्रवाहित होती है। भाप का टेम्परेचर कितना होता है? 413 केल्विन। 413 केल्विन ताप पे यहाँ पे भाप प्रवाहित हो रही है। यानी कि इस चेंबर का टेम्परेचर कितना है? 413 केल्विन। इसमें कौन प्रवाहित हो रहा है? एथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों मिलके क्या बना लेंगे? ईथर बना लेंगे। वेपर बनेगी। वेपर में क्या प्रेजेंट होगा? ईथर प्रेजेंट होगा। बट यहां भी सुनिए, ईथर तो प्रेजेंट होगा, साथ में यहाँ पे जो वेपर बन रही है वो केवल ईथर ना होकर एक मिक्सचर है। और उस मिक्सचर में क्या क्या उपस्थित है? उसमें ईथर है, उसमें एथेनॉल भी है
उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी है और उसमें वाटर भी है, यानी 4 चीजें प्रेजेंट है, ईथर, एथेनॉल, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर। हमें क्या चाहिए? केवल ईथर चाहिए। तो यहां पे जो वेपर फॉर्म हुई है वह वेपर जाती है मार्जक में। मार्जक एक दूसरा स्तंभ है, इस स्तंभ में ऊपर से NaOH टपक रहा है। क्या टपक रहा है? NaOH। हमारे मिश्रण में है ईथर, सल्फ्यूरिक एसिड, एथेनॉल और वाटर। NaOH सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में क्रिया करेगा और धूम बनाएगा, यानी सल्फ्यूरिक एसिड को NaOH न्यूट्रल कर देगा। मार्जक में क्या काम हो रहा है? हमारे मिक्सचर में से सल्फ्यूरिक एसिड को हटाया जा रहा है। कैसे? न्यूट्रल करके। अब मार्जक से जो वेपर जाएगी वो पहुंचेगी प्रभाजी स्तंभ में, यानी प्रभाजी स्तंभ में जो वेपर जा रही है उसमें कौन कौन है? ईथर है, एथेनॉल है और जल है। अब यहां पे देखिए, ईथर, एथेनॉल और जल की तुलना में इसका क्वथनांक कम होता है, यानी ये वेपोरेट अधिक होता है। वेपोरेट अधिक होता है, वेपर हल्की होती है, ऊपर की ओर जाने लगती है। तो यहां पे क्या होगा? जो ईथर इस स्तंभ में क्या होगा? वाटर और एथेनॉल, एथेनॉल के साथ में जल, ये तो संघनित हो जाएंगे। एथेनॉल और जल संघनित हो जाएंगे, जबकि इसमें से कौन सी वाष्प? ईथर की वाष्प है, वह संघनित्र में जाएगी। ईथर की वाष्प संघनित्र क्या करेगा? ईथर वाष्प को संघनित कर देगा और संघनित के पश्चात यहां ग्राही में आपको ईथर प्राप्त हो जाएगा, द्रव ईथर प्राप्त हो जाएगा। ईथर भबका में आपने डाला था एथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड। भाप कुंडलियों ने इसको टेम्परेचर दिया कितना? 413 केल्विन। भाप बनी ईथर की, पर ईथर के साथ साथ यहां भाप बन गई एथेनॉल, H2SO4 और जल की भी। मिक्सचर, 4 चीजों का मिक्सचर की भाप यहां पहुंची मार्जक में, जिसमें एथेनॉल है, H2SO4 है, ईथर और वाटर है। यहां पे NaOH टपक रहा है। NaOH ने सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्रल कर दिया। बची 3 चीजें, कौन कौन? ईथर, एथेनॉल और जल। प्रभाजी स्तंभ में, प्रभाजी स्तंभ में ईथर का कम क्वथनांक होने के कारण ईथर वाष्प ऊपर उठ जाती है, जबकि एथेनॉल और जल की वाष्प यहाँ पे संघनित हो जाती है। अब बची वाष्प जो ईथर की वो ऊपर से यहाँ पे पहुंची संघनित्र में। संघनित्र ने ईथर वाष्प को संघनित कर दिया और यहाँ पे ईथर ग्राही में आपको ईथर प्राप्त हो जाता है। दिस इज लैबोरेटरिकल मेथड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं अदर मेथड्स की। इंडस्ट्रियल मेथड हो गया, लेबोरेटरी मेथड, सॉरी लेबोरेटरी इंडस्ट्रियल मेथड है भैया, मैंने बाई मिस्टेक बोल दिया था। ये इंडस्ट्रियल मेथड था और पहले पढ़ा था वो लेबोरेटरी मेथड था। अब अपन बात करते हैं अदर मेथड्स की। अदर मेथड्स, अदर मेथड्स क्या हैं देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपने ले रखा है एथेनॉल, CH3CH2OH, एथेनॉल। जैसे कंसंट्रेट H2SO4 टेम्परेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, उसी प्रकार से एल्यूमिना भी डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। ध्यान दें, एल्यूमिना Al2O3 अगर टेम्परेचर रखें 523 केल्विन, अगर टेम्परेचर रखें 653 केल्विन, 523 केल्विन पे डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा, 653 केल्विन पे डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। इन दोनों में से लेस टेम्परेचर कौन सा है? 523 केल्विन। आपने कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में पढ़ रखा है कि अगर 413 केल्विन होगा तो ईथर बनेगा और 443 केल्विन होगा तो एल्कीन बनेगी। उसी प्रकार से 523 केल्विन टेम्परेचर होगा एल्यूमिना में, कम वाला टेम्परेचर होगा तो ईथर बनेगा और अधिक वाला टेम्परेचर होगा तो एल्कीन बनेगी। बेसिक थीम ध्यान रखना, सेम रिएक्शन है यहाँ पे, या तो ये होगा या इसकी जगह होगा कॉन्सनट्रेट H2SO4 और 413 केल्विन। ठीक है, इसमें यहाँ पे होगा कॉन्सनट्रेट H2SO4 और 443 केल्विन। दोनों में सेम प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा। यहाँ पे क्या बनेगा? ईथर। 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O, ईथर। ठीक है,
ये क्या था, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल या केवल एल्कोहल भी लिख दो तो चलेगा। यहाँ पे क्या था, एथेनॉल, और प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे एल्कीन प्लस H2। देख लीजिए ईथर फॉर्मेशन का एल्यूमिना से किस प्रकार से फॉर्म किया जाता है। इसको खोल के लिख सकते हो आप यूं, CH3 को लिख दो CH2H, CH2OH, H और OH क्या बना लेंगे, H2O। यहाँ पे एक ही अणु में से H2O का निष्कासन हो रहा है, यहाँ पे दो अणुओं में से H2O का निष्कासन हो रहा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से सेम रिएक्शन है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। एल्यूमिना ले लो चाहे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लो, एल्यूमिना या कॉन्सेंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर यहाँ पे 523 413 केल्विन, यहाँ पे 653 और 443 केल्विन टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट मेथड है ईथर फॉर्मेशन का, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, a named reaction also as well as Williamson ether synthesis। देखिएगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर संश्लेषण, विलियमसन ईथर संश्लेषण। इस रिएक्शन में क्या होता है, देखिए विलियमसन ईथर संश्लेषण क्या कह रहा है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है तब ईथर का निर्माण होता है। कैसे, Na और X क्या बना लेगा, NaX बनेगा क्या, ROR, ROR NaX। देखिएगा जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है तब ईथर का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया विलियमसन ईथर संश्लेषण कहलाती है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में करवाइए, आपको ईथर फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए हमने ले रखा है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, और इसकी रिएक्शन करा दें सोडियम इथोक्साइड के साथ में, सोडियम इथोक्साइड, तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ये क्या बना लेगा, Na, और प्रोडक्ट होगा CH3CH2O CH2CH3 डाई एथिल ईथर, और बाहर क्या निकल जाएगा, सोडियम आयोडाइड। ये है विलियमसन ईथर संश्लेषण। ठीक है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ में करवाइए, ईथर फॉर्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे सरल ईथर अगर आपको बनाना है, सरल से मतलब मेरा ये है कि O से जुड़े हुए दोनों एल्किल समूह समान हो, तो आप कोई सा भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे एथोक्साइड और आयोडाइड से। बट मिश्रित ईथर बनाना है, तो मिश्रित ईथर बनाने में आपको अभिकारकों का उचित चयन करना होता है। क्या बनाने के लिए, मिश्रित ईथर, यानी ये दोनों ग्रुप अगर आपको डिफरेंट चाहिए तो वहां पे जो रिएक्टेंट का सिलेक्शन है वो आपका सही होना चाहिए, तब ही आपका प्रोडक्ट सही बनेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो विलियमसन ईथर संश्लेषण में जो रिएक्शन होती है वह होती है SN2 अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया होती है, SN2 अभिक्रिया होती है, और SN2 अभिक्रिया के बारे में एक पद में होती है। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था बनती है। और
किसको देखता है रिएक्टिविटी के लिए? स्टेरिक हैंड्रेंस को देखता है, त्रिविम बाधा को देखता है। स्टेरिक हैंड्रेंस, त्रिविम बाधा, ये हो गई आपकी संक्रमण अवस्था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, त्रिविम बाधा रिएक्टिविटी को देखेगी। तो देखिएगा, हम यहाँ पे रिएक्शन करवाना चाहते हैं, हमें एक मिश्रित ईथर चाहिए और मिश्रित ईथर के लिए हमने यहाँ पे लिया एथिल ब्रोमाइड और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ में, सोडियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड के साथ में ये अपन ने रिएक्टेंट ले रखा है। ठीक है, ओके। अभी देखिए SN2 रिएक्शन होनी है हैलाइड पे। ठीक है, यानी कि यहां पे ये इस प्रकार से टूटेगा, Na प्लस O माइनस CH2 प्लस Br माइनस, यानी यहां पे Br माइनस हटेगा और यह ब्यूटोक्साइड जुड़ेगा। इसको Br माइनस को रिप्लेस कौन करेगा? ब्यूटोक्साइड रिप्लेस करेगा। ध्यान दें आप मेरी बात की तरफ, यहां पे देखिएगा रिएक्शन कौन सी है? SN2। क्या SN2 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है? नहीं बनता है। तो यहां पे जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो इधर से सामने से O माइनस अटैक कर पाएगा क्या? इस पे ब्रोमीन पे भी नेगेटिव, ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव, सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। इसलिए अटैक कहां से करेगा? बैक से अटैक करेगा, पश्च आक्रमण करेगा। और पश्च आक्रमण करेगा क्योंकि ये प्राइमरी है। प्राइमरी मींस यहाँ पे त्रिविम बाधा क्या है? बहुत ही कम है। और त्रिविम बाधा अगर कम है तो आसानी से अटैक कर सकता है और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? CH3 CH2, इसको एग्जैक्ट प्रॉपर लिख दूं मैं इसको, CH3C CH3 CH3O CH2 CH3 साथ में NaBr। ध्यान दें, ऐसा क्यों लिखा है मैंने? देखिएगा, C H CH3 Br, ये कंडीशन है ना। यहां पे अटैक कौन करेगा? एथोक्साइड, O माइनस C, इसको मैं लिख दूं CH3 का होल थ्राइस। तो देखिए ये अटैक कहां से करेगा? बैक से अटैक करेगा। बैक से अटैक करेगा तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड तो धीरे धीरे बनना शुरू होगा और ये वाला बॉन्ड टूटना शुरू होगा। यानी न तो ये बॉन्ड कंप्लीटली बना है, न ये बॉन्ड कंप्लीटली टूटा है। तो यहाँ पे जो ये स्टेट बनी है इसको क्या कहते हैं अपन? ट्रांजिशन स्टेट। समय के साथ क्या होगा? ये वाला बॉन्ड पूर्णतः बन जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। यानी यहाँ से बाहर क्या मुक्त हो जाएगा? Br माइनस। विलियमसन ईथर संश्लेषण में जब भी आपको मिश्रित ईथर बनाना हो तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो हैलाइड है उसके साथ में छोटा एल्किल ग्रुप होना चाहिए और एल्कोक्साइड में जो ऑक्सीजन है इसके साथ में बड़ा एल्किल ग्रुप होना चाहिए, तब ही ईथर फॉर्मेशन होगा। क्योंकि हमने बताया है कि यहां पे रिएक्शन कौन सी होनी है? SN2। SN2 रिएक्शन किसको देखती है? त्रिविम बाधा को, स्टेरिक हैंड्रेंस को देखती है, त्रिविम बाधा को देखती है। ध्यान दीजिएगा इस बात की तरफ कि यहां पे आपने जो रिएक्टेंट ले रखा है इसको अपन यूं लिख सकते हैं, CH3HBr। इस पे अटैक कौन करने वाला है? टर्सरी ब्यूटोक्साइड का। ये टर्सरी ब्यूटोक्साइड अटैक करने वाला, इसको मैं यूं लिख दूं, CH3 का होल थ्राइस C। तो देखिए यहां से ये O माइनस नेगेटिव चार्ज लिख दे इसको, वहां नेगेटिव चार्ज, ये इस धनावेशित ऑक्सीजन पे अटैक कर सकता है क्योंकि यहाँ पे त्रिविम बाधा कम है। बट अगर यहाँ पे
त्रिविम बाधा अधिक होती, यहाँ पे बड़े बड़े एल्किल ग्रुप होते तो यह अटैक पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हेलोजन के साथ में, हैलाइड के साथ में जो एल्किल ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल एल्किल ग्रुप होना चाहिए, और ऑक्साइड के साथ में कैसा होना चाहिए, बड़ा ग्रुप होना चाहिए, तब ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब आप कहेंगे कि अगर सर इसका उल्टा ले लिया जाए तो क्या होता, देखिएगा CH3 Br और NaOCH2CH3। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये O- इस कार्बन के पास जाना है, यहाँ पे त्रिविम बाधा देखिए कितनी, क्या ऑक्सीजन का पॉसिबल है क्या यहां जाना, नहीं है पॉसिबल। तो यहां पे SN2 रिएक्शन नहीं होगी, यहां पे होगी एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। क्या होगा यहाँ पे, विलोपन अभिक्रिया, देखिए इस प्रकार से। और क्या प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन का ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेंगे, दोनों कार्बन कार्बन आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, CH3CH2 डबल बॉन्ड, और साथ में बन जाएगा NaBr प्लस CH3CH2OH। ध्यान दीजिए, इस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यदि आपको मिश्रित ईथर चाहिए तो आपको छोटा ग्रुप लेना है हैलाइड के साथ में, बड़ा लेना है ऑक्साइड के साथ में, क्योंकि रिएक्शन हमें करवानी है SN2, और SN2 किसको देखती है, रिएक्टिविटी के लिए त्रिविम बाधा को देखती है हैलाइड पे। त्रिविम बाधा कम होगी तो आपका ईथर बनेगा। आपने यहाँ पे क्या करा, त्रिविम बाधा बढ़ा दी, यहाँ पे आपकी SN2 रिएक्शन हुई नहीं, यहाँ पे हो गई विलोपन अभिक्रिया, और विलोपन अभिक्रिया के रिजल्टिव प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन बनता है। देखिए रिएक्टेंट, अब इसको देखते ऐसे नहीं कि आपको केवल ये रिएक्टेंट दे दे तो आप तुरंत ये देखो NaBr बाहर निकाल दो और ईथर बना दो, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले देखनी है त्रिविम बाधा, कि हैलाइड पे अगर त्रिविम बाधा ज्यादा है तो वहां पे विलोपन अभिक्रिया होगी, SN2 रिएक्शन होने के लिए वहां पे साइट नहीं है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सिलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है विलियमसन ईथर संश्लेषण में। छोटा एल्किल ग्रुप हैलाइड के साथ रखिए और बड़ा ऑक्साइड के साथ में, सोडियम के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी है इससे बड़ा एल्किल ग्रुप जोड़ दीजिए। इसके बाद में एक और मेथड दे रखा है हमें, देखिएगा फोर्थ मेथड है ये, हमने ले रखा है एथिल आयोडाइड, ध्यान दें, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम शुष्क Ag2O के साथ में। शुष्क Ag2O, ये Ag2O कैसा है, शुष्क ड्राई, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दें, एक तो काम में लेते हैं अपन नम Ag2O, एक लेते हैं शुष्क Ag2O। नम Ag2O का मतलब होता है AgOH। जब आप इसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में कराएंगे तो ये क्या करेगा, हैलाइड को हटा देगा और उसके स्थान पे OH को भेज देगा। बट शुष्क Ag2O से जब आप रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन अलग होगी, यहाँ पे रिएक्शन Ag2O ही करेगा। तो अब देखिए, ये Ag और I क्या बना लेगा, AgI, ये Ag और I क्या बना लेगा, AgI। यानी I नाभिक स्नेही को यहाँ पे प्रतिस्थापित कर रहा है ऑक्सीजन, बट एक I पे एक माइनस है, एक ऑक्सीजन पे दो माइनस है, इसलिए देखिए दो आयोडीनों को एक ऑक्सीजन रिप्लेस कर रहा है और रिजल्टिव प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास CH3CH2O CH2CH3। क्या बन गया, ईथर, ठीक है ना। तो यहां पे शुष्क Ag2O से एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवा कर भी आप ईथर का निर्माण कर सकते हैं। तो ये थे हमारे आज ईथर फॉर्मेशन के कुछ विधियां, जिसमें अपन ने लेबोरेटरी मेथड देखा, इंडस्ट्रियल मेथड देखा, इसके अलावा एलुमिना से देखा, एक इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस देखा, जिसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि हैलाइड के साथ में हमेशा छोटा एल्किल ग्रुप रखना है और ऑक्सीजन के साथ में बड़ा एल्किल ग्रुप रखना है, तब ही ईथर बनेगा। अगर आपने ऑपोजिट ले लिया तो ईथर नहीं बनेगा, एल्किन बनेगी। और शुष्क Ag2O से भी ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो
तो स्टूडेंट्स इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।